हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दो रूल के बारे में बताएंगे। जिसमें पहला होगा फ्रेज इन अपोजिशन का रूल, और दूसरा हम आपको बताएंगे किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें फ्रेज इन अपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है? इन अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड, यानी कि बगल में। और फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसमें कोई एक सब्जेक्ट या फिर फाइनाइट वर्ब ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और इन अपोजिशन का मतलब है उसके बगल में। और फ्रेंड्स, फ्रेज इन अपोजिशन का यूज हम कब करते हैं? जब भी सेंटेंसेस में किसी भी एक नाउन के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई होती है किसी एक फ्रेज के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे फ्रेज को हम उस नाउन के बगल में कॉमा का यूज करके ऐड कर देते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में है तो सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम कॉमा का यूज करेंगे, फिर पूरा फ्रेज लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के और फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट के लिए वो फ्रेज है तो हमें उस फ्रेज को दो कॉमा के बीच में लिखना है। बट कभी कभार वो फ्रेज ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। अगर वो फ्रेज ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो हमें क्या करना है, पूरा सेंटेंस वैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम कॉमा लगा के फिर वो फ्रेज लिख देंगे जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसके बारे में, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यानी कि लास्ट में आने पर कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में फ्रेज रहेगा, और सब्जेक्ट के बारे में अगर वो फ्रेज होगा तो दो कॉमा के बीच में रहेगा। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। कालिदास एक महान पोएट थे। ही रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो यहाँ पे देखेंगे अ ग्रेट पोएट, ये हमारा एक फ्रेज हो सकता है, अ ग्रेट पोएट। और रोट यहाँ पे एक वर्ब है तो इसको हम फ्रेज नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। ये ग्रेट पोएट किसके लिए कहा गया? ग्रेट पोएट कौन था? कालिदास थे। यानी कि इसमें इस फ्रेज का यूज किया गया है इसके सब्जेक्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कालिदास, और इसके तुरंत बाद यहाँ पे हम कॉमा का यूज करेंगे। फिर वो जो पूरा फ्रेज है उस फ्रेज को हम लिखेंगे। फ्रेज यहाँ पे क्या होगा, अ ग्रेट पोएट, यानी इसमें वर्ब नहीं आना चाहिए तो वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा अ ग्रेट पोएट कालिदास, अ ग्रेट पोएट। फिर यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या करना है, केवल हमें सब्जेक्ट को हटा देना है। केवल हमें सब्जेक्ट को हटाना है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ है उसको यहीं कॉमा के बाद में लिख देना है। ये हो गया रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि उनकी एक रचना का नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर गोज माई ब्रदर। अब इसका मतलब क्या है, देयर गोज माई ब्रदर, इसका मतलब है लो मेरा भाई चला गया। और फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है, सेंटेंस के सभी स्ट्रक्चर से अलग है। ये वास्तव में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज इसमें किया जाता है। देयर गोज माय ब्रदर का मतलब लो मेरा भाई चला गया। ही इज कॉल्ड रमेश, उसे रमेश कहते हैं, अर्थात उसका नाम रमेश है। अब जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो सकता है कि लो मेरा भाई रमेश चला गया। और ये वास्तव में केवल फ्रेज इन अपोजिशन का रूल नहीं है, ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का रूल है। यहाँ पे एक नाउन को भी इन अपोजिशन लिखा जा सकता है, यानी कि बगल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इसको बना सकते हैं कि देयर गोज माय ब्रदर, ये पूरा सेंटेंस हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देयर गोज माय ब्रदर, लो मेरा भाई चला गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हम केवल यहाँ पे एक नाउन लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है रमेश। इसका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो अब ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि देयर गोज माय ब्रदर रमेश। अब इसका मतलब क्या हो गया कि लो मेरा भाई रमेश चला गया। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर गोज रमेश, फिर कॉमा लगा के माय ब्रदर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है बॉम्बे वॉज वंस अ फिशिंग विलेज। यानी कि बॉम्बे कभी एक फिशिंग विलेज हुआ करता था। इट इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि अब यह भारत की आर्थिक राजधानी है। जो बॉम्बे है यह कभी एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, बट अब ये भारत की आर्थिक राजधानी है। अब इसको हमें
कंबाइन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वंस अ फिशिंग विलेज, इसका यूज किया गया किसके लिए, बॉम्बे के लिए। बॉम्बे के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो बॉम्बे है ये कभी एक फिशिंग विलेज हुआ करता था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो गया बॉम्बे, और इसके बाद हमें कॉमा का यूज करना है और वर्ब को छोड़ के, यानी कि इसमें वॉज हमें नहीं लिखना है। वंस अ फिशिंग विलेज, वंस अ फिशिंग विलेज, वंस अ फिशिंग विलेज, जो बॉम्बे है वो कभी फिशिंग विलेज हुआ करता था। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं। अब कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरे सेंटेंस में से इट को, यानी कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हटा देना है और सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ आया हुआ है उसको हम इसके आगे ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया बॉम्बे वंस अ फिशिंग विलेज इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल बताए उसमें जो भी कुछ फ्रेज का यूज किया गया है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो सब्जेक्ट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि कभी कभार ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें एक फ्रेज के माध्यम से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास एक महान पोएट थे। He wrote रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, और यह हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास के बारे में कहा गया अ ग्रेट पोएट। जिस तरह से हमने पहले सेंटेंस में किया था वैसे हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट तुलसीदास, अब इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के लिए जो फ्रेज यूज किया गया अ ग्रेट पोएट, इसको यहाँ पे हमें लिखना होगा तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। अब फिर हम कॉमा का यूज करेंगे और जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें से हमें सब्जेक्ट को हटाना है। बचा क्या, रोट रामचरितमानस। तो यहाँ पे हम कॉमा के बाद लिखेंगे रोट रामचरितमानस। और इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे तीसरा जो सेंटेंस है, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ये किसके बारे में लिखा गया, इट इज द होली बुक ऑफ हिंदूज। होली बुक ऑफ हिंदूज क्या है, रामचरितमानस है। यानी कि ये जो फ्रेज है द होली बुक ऑफ द हिंदूज, इसका यूज किया गया किसके लिए, रामचरितमानस के लिए। तो जिसके लिए वो फ्रेज है उसी के बगल में हमें कॉमा का यूज करके उस फ्रेज को लिखना है। तो रामचरितमानस के बगल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और ये लिखेंगे द होली बुक ऑफ द हिंदूज, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट के लिए भी एक फ्रेज था और ऑब्जेक्ट के लिए भी एक फ्रेज था। तो हमने दोनों को यहाँ पे उसके बगल में रख के इसको कंबाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रूल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इन सभी रूल का यूज हम केवल कंबाइन करने के लिए कर सकते हैं, बल्कि आप इन सभी रूल के माध्यम से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और आप उसे अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहना हो कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थी, मान लीजिए एक सेंटेंस में हमें लिखना हो कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थी, और अगर ये सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करना हुआ फ्रेंड्स तो हमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे जरूर आएगी कि हम इसको लिखें कैसे, इस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर कैसे रखें कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थी। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम फ्रेज इन अपोजिशन का ही यूज करके इसे सबसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा दशरथ और इसके बाद कॉमा लगा के द किंग ऑफ अयोध्या, और फिर कॉमा का यूज करेंगे हैड 3 क्वींस। दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या हैड 3 क्वींस। इस प्रकार से हम इसको एकदम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट रूल है यहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करके। ये भी बहुत ही इजी है, जैसा कि इसके रूल से आपको पता चल गया कि नाउन के पहले इसमें हमें एडजेक्टिव का यूज करना है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई सॉ अ हाउस द हाउस वाज 5 स्टोरीड। यानी कि मैंने एक मकान देखा और वह मकान 5 मंजिला था।
तो इसको एक सेंटेंस में कैसे कह सकते हैं कि मैंने एक 5 मंजिला मकान देखा। जैसे कहना हो कि आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, शी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो अब इसको एक सेंटेंस में हमें कहना हुआ तो हम कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की को देखा। आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि हमारा मेन सेंटेंस कौन सा है। तो उसमें जहाँ पे नाउन आया हुआ है उसी के पहले दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आया है उस नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को लाके रख देना है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें हमारा मेन क्लॉज क्या हो सकता है कि मैंने एक घर देखा, एक मकान देखा। अब दूसरे में क्योंकि केवल उस मकान के बारे में बताया कि वो मकान कैसा था, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन सेंटेंस है उसको हमें पहले लिखना होगा आई सॉ अ। लेकिन अब जहाँ पे हम यहाँ पे नाउन है, नाउन के ठीक पहले हमें एडजेक्टिव का यूज करना है और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम क्या कर रहा है, 5 स्टोरीज, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आई सॉ अ 5 स्टोरीज, अब हम नाउन लिख सकते हैं इसके बाद हाउस। तो इस तरह से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं कि आई सॉ अ 5 स्टोरीड हाउस, मैंने एक 5 मंजिला मकान देखा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गीत गाया, इट वॉज वेरी स्वीट, और वह बहुत मधुर था, वह गीत जो है वो बहुत मधुर था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन सेंटेंस है उसको हमें पहले लिखना है ही सैंग अ। अब जहां पे हमें नाउन लिखना है इसके पहले हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, तो हो जाएगा ही सैंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग, वेरी स्वीट सॉन्ग। क्योंकि इस एडजेक्टिव के साथ एक एडवर्ब भी है वेरी, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हो जाएगा he sang a very sweet song। या फिर हम केवल ऐसा भी लिख सकते हैं कि he sang a sweet song। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ये थोड़ा मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा लंबा लिखा है ताकि आपको पता चले एकदम अच्छे से कैसे हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि जो भी रूल हमने पढ़े हैं उसमें से 2-3 रूल का मिक्स करके एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो वही चीज हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई सॉ अ मैन ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक आदमी को देखा। मैं स्कूल जा रहा था, मैंने सड़क पर एक आदमी को देखा। अब इन दोनों को कंबाइन अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि स्कूल जाते हुए मैंने सड़क पर एक आदमी को देखा। अब इसके बाद क्या है कि ही वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। अब बहुत बूढ़ा था, इसको भी अगर उन्हीं दोनों में हम कंबाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि स्कूल जाते हुए मैंने सड़क पर एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा। अब इतना हो गया। नेक्स्ट है ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा था। तो अब इसको भी अगर उसमें ऐड करना चाहे तो क्या हो जाएगा कि स्कूल जाते हुए मैंने सड़क पर एक बहुत बूढ़े आदमी को एक सेब खाते हुए देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है द एप्पल वॉज रॉटन, यानी कि वह सेब सड़ा हुआ था। अब इसको भी अगर उसमें ऐड करना चाहे तब क्या हो सकता है कि स्कूल जाते हुए मैंने सड़क पर एक बहुत बूढ़े आदमी को एक सड़ा हुआ एप्पल खाते हुए देखा। तो इस तरह से हम इतने सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हमें पार्टिसिपल का भी यूज करना होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से इसको स्टार्ट करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से। तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब क्या हो जाएगा, मैंने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, आई सॉ मैंने देखा, अ वेरी ओल्ड मैन, अ वेरी ओल्ड मैन। अब क्या करते हुए, ऑन द रोड को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिसके द्वारा वो काम हो रहा है तो उस सब्जेक्ट और उस एक्शन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ऑन द रोड को अभी नहीं लिख सकते हैं। अब ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था ये हमें लिखना होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करके। तो वो क्या कर रहा था, ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे आईएनजी ऑलरेडी आया हुआ है। तो आई सॉ अ वेरी ओल्ड मैन ईटिंग एन एप्पल, और एप्पल के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है जो कि है रॉटन। तो जब हम रॉटन को एप्पल के पहले लाएंगे तो एप्पल के साथ हम एन का यूज करते हैं, बट अब एप्पल के पहले रॉटन आ जाएगा तो यहाँ पे हम एन नहीं बल्कि ए का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ईटिंग अ
rotten, eating a rotten apple। अब इसमें क्या बचा हुआ था, सड़क पर, यानी कि ऑन द रोड, ये हो जाएगा ऑन द रोड। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो चुका है कि गोइंग टू स्कूल आई सॉ अ वेरी ओल्ड मैन ईटिंग अ रॉटन एप्पल ऑन द रोड। तो इस प्रकार से हम कई सेंटेंसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको ये दोनों रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, उसे आपको सॉल्व करके मुझे जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।